नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। राहुल गांधी का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो अंडमान निकोबार आइलैंड समूह का हिस्सा है, वहाँ जंगल के बीच में खड़े हैं और बता रहे हैं कि कैसे उस जंगल को काट करके और एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी चल रही है। ये भी कह रहे हैं वो कि ये प्रोजेक्ट अडानी के लिए सरकार ने तैयार की है। कई तरह के सवाल उठाए हैं उन्होंने, जिसमें पर्यावरण का सवाल है, यानी जब इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे, वर्षा वन को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो भारत में पर्यावरण पर उसका असर तो पड़ेगा ही। वैसे ही देश में जंगल कम होते जा रहे हैं। अंडमान निकोबार तो पूरा का पूरा द्वीप समूह है, और ग्रेट निकोबार जो है वो भी एक द्वीप है, और लगभग पूरे द्वीप पर एक बड़ी योजना बनाई गई है। इसे निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, और कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये 75,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कुछ में 92,000 करोड़ रुपए का भी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसमें एक गलतिया बे है, वहाँ उस पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की योजना है। उसके बाद ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की योजना है, टाउनशिप की योजना है, गैस सोलर थर्मल पावर प्लांट भी लगाए जाने की योजना है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जिस पर शायद इस समय करीब 8,000 लोग रहते हैं, उस पर जो है करीब 6-7 लाख लोगों को बसाने की योजना भी बनाई जा रही है। क्या है प्रोजेक्ट, और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है, तो इसकी गंभीरता क्या है, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। और इस पर बातचीत के बीच में एक बात मैं ये भी कहूँ कि यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट्स का नाम मैंने लिया, उसका अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर ये बात कहाँ से आ रही है कि ये योजना अडानी के लिए बनाई जा रही है, या अडानी को ही ये पूरा द्वीप जो है सौंपा जा रहा है। राहुल गांधी ने एक और सवाल उठाया है कि यहाँ जो आदिवासी हैं उनका क्या होगा। इसमें करीब निकोबारी हैं वो 1,000, एक और आदिवासी समूह है जो 200 से 300 के बीच ही बचे हुए हैं। तो और ये आमतौर पर वर्षा वनों के भीतर रहते हैं, और जो बाहरी लोग हैं उनसे संपर्क नहीं करते हैं। यहाँ पर 69-70 यानी 69-70 के आसपास जो है सरकार ने कुछ फौजियों को बसाने की योजना बनाई थी। उनको 11-12 एकड़ ज़मीन दी गई, और वो भी बसे, करीब 300-400 परिवार बसे, और अब वहाँ की आबादी जो है 8,000 बताई जा रही है। तो आखिर क्या योजना है। राहुल ने एक और मुद्दे को उठाया है, और वो मुद्दा जो है लद्दाख का है। वहाँ भी जो मामला है और जो ये मामला है वो लगभग एक जैसा ही है। फ़र्क ये है कि लद्दाख में आबादी ऑलरेडी है, और वहाँ पर ये योजना बनाई गई है। अब इसमें 130 से लेकर 160 वर्ग किलोमीटर जो है रेन फॉरेस्ट नष्ट हो जाएगा, और लाखों पेड़ कटेंगे। इन्हीं पेड़ों के बीच राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। उन पेड़ों पे आपने देखा होगा कुछ पर चिन्ह लगे हुए हैं, ये चिन्ह काटने के लिए लगाए गए हैं। तो आखिरकार ये योजना क्या है, क्या करना चाहते हैं, इस पर एक बार नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, ज़रा इसको भी समझ लें। पोर्ट जो है आमतौर पर जो देश होते हैं उनसे उनके किनारों पर, समुद्री किनारों पर बनाया जाता है, ताकि वहाँ से माल जो है वो देश का जो उत्पादन है वो दूसरे देशों में भेजा जा सके, और उसके साथ साथ जो है बाहर से माल वहाँ आ सके। लेकिन ये जो पोर्ट बनाया जा रहा है वो भारत की जो मूल भूमि है उसकी सीमा से बहुत दूर है। अंडमान निकोबार आपको पता है कि ये सारा का सारा द्वीप समूह ही है, और यहाँ पर ये
शिपमेंट की योजना बनाई गई है। दरअसल हुआ ये है कि जो शिप हैं वो बहुत बड़े आकार के बनने लगे हैं, और आमतौर पे बड़े आकार के जो शिप हैं, जो जहाज़ हैं, वो हर पोर्ट तक नहीं जा सकती। तो अब ये दूसरी एक परंपरा शुरू हो रही है कि बड़े शिप पर ज़्यादा माल लाद कर उसको मैक्सिमम दूरी तक ले जाया जाए, और वहाँ से फिर उनको छोटे शिप्स पर लाद करके जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। इसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट, और ग्रेट निकोबार को ट्रांसशिपमेंट का एक बड़ा अड्डा बनाया जा रहा है। जाहिर है कि जो एयरपोर्ट बन रहा है वो दोनों ही काम में आ सकता है, लिया ही जाएगा। सैनिक काम में भी लिया जाएगा और नागरिक काम में भी लिया जाएगा। जो लोग वहाँ रहेंगे, आएंगे जाएंगे, जो घूमने फिरने के लिए जाएंगे, उनके लिए भी होगा। अब ये जो पूरी योजना है, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इसमें अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड है, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, SR पोर्ट्स है, और ये रॉयल बॉस्कैलिस ये भी है। ये कंपनियां जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। अभी अंतिम कोई फैसला नहीं हुआ है, और ये तय है कि ये PPP मोड पर होगा, यानी पब्लिक और गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से चलेगा, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का पार्टिसिपेशन होगा। और उसके बाद में क्या होगा, जैसा कि होता है PPP में, वो अंततः प्राइवेट कंपनियों के पास ही जाया जाता है। बहुत सारे स्ट्रेटजिक फ़ायदे इसके सरकार गिनवा रही है, जिसमें इनका कहना है कि ये मलक्का स्ट्रेट, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट की चर्चा आजकल ईरान युद्ध को लेकर के हो रही है, वैसे ही एक है मलक्का स्ट्रेट। और मलक्का स्ट्रेट के बारे में कहा जाता है कि 30% दुनिया का जो व्यापार है वो इसी जलमार्ग के जरिए होता है। ये भारत के दक्षिणी छोर पर है, और इससे ये कहा जाता है कि जो इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर है, उसमें भारत की नौसैनिक उपस्थिति बढ़ेगी, समुद्र पर निगरानी आसान हो जाएगा, और ये जो समुद्र में हमारी रणनीति है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दुनिया का बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब होगा, 16 मिलियन TEU तक क्षमता, यानी इसमें ये जो क्षमता होगी, ये सिंगापुर, कोलंबो जैसे जो ये ट्रांसशिपमेंट केंद्र हैं या पोर्ट्स हैं, उन पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी, और इससे भारत के व्यापार को, लॉजिस्टिक को, इंडस्ट्री को, इको टूरिज़्म को, रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। अब ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 30 साल में पूरा होगा, और कई फेजेस में हैं, कुछ हिस्से तुरंत पूरे होंगे। लेकिन जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि 130 से 160 वर्ग किलोमीटर वर्जिन रेन फॉरेस्ट ये नष्ट हो जाएगा, इसमें लाखों पेड़ कटेंगे। गलतिया बे, यानी जो एक समुद्री कोर है, वहाँ पर कोरल रीफ, सी ग्रास जिसको कहते हैं समुद्री घास, लेदर बैक टर्टल एक कछुओं की प्रजाति होती है, ये सब प्रभावित होंगे। ड्रेजिंग होगी, उससे प्रदूषण होगा, आवाज़ भी होगा, और ये जो क्षेत्र है भूकंप और सुनामी के क्षेत्र में आता है, इससे जो है पारिस्थितिकी तंत्र, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, वो खतरे में पड़ेगा। जो जैव विविधता या एंडेमिक स्पीसीज़ हैं उनको खतरा होगा। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक जो बहुत बड़ी बात बैठाई जा रही है कि ये जो आदिवासी समुदाय यहाँ रह रहे हैं उनका विस्थापन होगा और उनकी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। इस पर, ये जो इलाका है, इस पर ग्राम सभा की सहमति ली जानी चाहिए थी, और फॉरेस्ट एक्ट राइट्स का पालन होना चाहिए था। कह रहे हैं कुछ लोग कि इनका उल्लंघन हो रहा है। राहुल गांधी ने भी ये आरोप लगाए हैं। इसमें निकोबारी जो वहाँ रहते हैं, 2
आदिवासी वहाँ रहते हैं, एक को निकोबारीज कहते हैं, ग्रेट निकोबारीज कहते हैं, या दूसरे जो हैं उनको शोम्पेन कहते हैं। ये जो हैं जंगलों के भीतर रहते हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि ये आदिवासी लोग जो है इनको कोई नुकसान नहीं होगा, ये अपनी जगह पर ही बने रहेंगे, लेकिन उनका कहना है कि जब 6-7 लाख लोग यहाँ बसाए जाएंगे तो इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका ये कहना मुश्किल है। यहाँ जो शोम्पेन जो जनजाति है ये बहुत संवेदनशील है, ये नोमैडिक हैं, यानी घूमते रहते हैं, हंटर हैं, शिकार करते हैं और उस पर ही जीते हैं, जंगल पर ही इनका जीवन निर्भर है। बाहरी आबादी से ये किसी तरह का संपर्क जो है नहीं रखना चाहते हैं और जंगल के बिल्कुल अंदर रहते हैं। अब जो ग्रेट निकोबारी हैं वो मंगोल मूल के माने जाते हैं। उसमें निकोबारी जो है बड़ा समुदाय है। अब ये कोस्टल एरिया में रहते हैं और इनकी संख्या भी कोई 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा निकोबार में, ग्रेट निकोबार में नहीं है। हालांकि इनकी कुल संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 27,000 है। अब ये निकोबार के अंदरूनी रेन फॉरेस्ट में रहते हैं शोम्पेन ख़ास तौर पर, और लगभग घुमंतु हैं, आइसोलेटेड हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार 229 इनकी संख्या थी, अब कहते हैं कि 200 से 300 के बीच में हैं। और ये जो हैं बाहर के लोगों से संपर्क नहीं रखते हैं। हालांकि द्वीप पर आबादी जो है वो 8 से 10 हज़ार हो गई है। लेकिन जो सरकार का दावा है कि स्ट्रैटेजिक मलक्का स्ट्रेट जो है, जहाँ से कि विश्व व्यापार का 30% हिस्सा गुजरता है, वहाँ से ये करीब होने के कारण नौसेना का और हमारा जो कोस्ट गार्ड है उसकी पहुँच बढ़ेगी। चीन का जो इस इलाके में प्रभाव बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण रखा जा पाएगा और लॉजिस्टिक हब भी बनेगा। ट्रांसशिपमेंट से भारत को जो शिपिंग रूट्स हैं उसका एक हब बनेगा, राजस्व और रोज़गार बढ़ेगा, टूरिज़्म और इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो ये तो सरकारी दावा है, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उस पर क्यों इसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। हालांकि ये मामला एनजीटी तक जा चुका है और एनजीटी में 2 बार पहुंचा ये मामला। एनजीटी ने कहा है कि पहली बार जब 2022-23 में गया था, कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट जो देवी गोयनका हैं इसके, उन्होंने इसको उठाया था और बहुत सारे और दूसरे संगठन भी थे इनके। इसमें एनजीटी में जब वो गए तो उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट का मामला उठाया, शोम्पेन आदिवासियों का मामला उठाया, निकोबारीज आदिवासियों के अधिकारों के बारे में बात की, लेकिन एनजीटी ने इन मुद्दों को स्वीकार नहीं किया। 2023 में फैसला आया, एनजीटी ने इस पर रोक नहीं लगाई और कुछ मुद्दों की जांच के लिए एक बड़ी कमेटी बना दी और 2023 में ही ये अपील जो है खारिज कर दी गई। दूसरा राउंड 2024-26 के बीच हुआ। इसमें एचपीसी रिपोर्ट के बाद भी अनुपालन नहीं होने और ईसी में खामियों को लेकर के कई याचिकाएं दायर की गई और 16 फरवरी 26 को एनजीटी का फैसला आया। ईस्टर्न जोन जो बेंच जो कोलकाता में है उस पर एक 6 सदस्यीय विशेष बेंच, इसमें जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव भी थे और उन्होंने याचिका को खारिज कर दी। अब सवाल यह है कि खारिज तो कर दिया, पर ये जो है इससे मामला ख़त्म हुआ क्या? खैर, उसमें इस मामले को अभी कोलकाता हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। हालांकि एनजीटी का कहना है कि इसके लिए कोई सही ग्राउंड जो है नहीं है यहाँ विकास रोकने के लिए, और जो बातें कही जा रही हैं उनमें दम नहीं है। लेकिन ये कैसे मान लिया जाए? 2 महत्वपूर्ण सवाल जो है यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल तो ये है कि अगर यहाँ पर्यावरण को कोई नुकसान हो रहा है तो सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं, इसका कोई विस्तृत लेखा जोखा जो है
वो कहीं पर उपलब्ध नहीं है, यानी शायद सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण को नुकसान होगा। आपको पता है कि ये अंडमान का जो क्षेत्र है वहाँ सुनामी का अटैक होता रहता है, और पिछली बार जो बड़ी सुनामी की घटना हुई थी तो अंडमान के कई क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। तो अगर इस तरह की स्थिति आती है तो कैसे उसको रोका जाएगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब ये अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है और 4-5 कंपनियां यहाँ पर काम करने के लिए अपनी रुचि दिखा चुकी हैं, तो अडानी का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्या सरकार पहले से तय कर चुकी है? क्या सारे नियमों को इस तरह से बनाया गया है या बनाने की तैयारी हो रही है कि ये अडानी ग्रुप को ही मिल जाए? जाहिर सी बात है कि इससे देश को नुकसान ही होगा। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, पर नहीं दे रहे हैं। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको इस पर क्या कहना है। कमेंट सेक्शन में आइए और हमें बताइए कि आपकी राय क्या है। क्या इस तरह के प्रोजेक्ट बनने चाहिए? क्या इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाते समय पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए? आदिवासियों को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए, उनकी संस्कृति की रक्षा की जानी चाहिए? ये सारे मुद्दे जो हैं उस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर हमें बताइए। इसके साथ साथ आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम्स जो हैं, हमारा जो प्रोग्राम है उसको लाइक कीजिए और सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको चैनल देखने में बहुत सुविधा होगी। इसके साथ साथ ये भी अनुरोध है कि आप सत्य हिंदी की सदस्यता ग्रहण कीजिए, इससे हमारी बड़ी मदद होती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.